बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप ज़िंदगी में पहली मर्तबा प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, खा वो कोई मकान है, खा दुकान है, खा प्लाट है, खा ज़री रकबा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा ताकि आप फ्रॉड से बच सकें और आपका लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का जो है वो नुकसान ना हो। देखें, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो उसमें पहला काम होता है बयाना करना। आपने जिस बंदे से प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपने वो दुकान देख ली, आपको पसंद आ गई, मकान देख लिया, आपको पसंद आ गया, प्लाट देख लिया, आपको पसंद आ गया, जरी रकबा देख लिया, आपको पसंद आ गया, तो अब अगली चीज़ ये है कि आपने उससे बयाना करना है। देखें, बयाना जो है आपने उस बंदे से करना है जिसके नाम वो प्रॉपर्टी है। यानी अगर आप बहन का रकबा खरीद रहे हैं तो ना आप भाई से स्टाम्प करेंगे बयाने का, और ना ही भाई के हाथों में बयाने के पैसे देंगे। आपने पैसे भी बहन को देने हैं और बयाने का स्टाम्प भी बहन से करना है। मुख्तसर इसमें यह है कि जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, जिसके नाम वो प्रॉपर्टी है, खा माँ के नाम है, बेटे से आप बयाना ना करेंगे, ना उसे पैसे देंगे, ना उससे स्टाम्प करेंगे। बीवी के नाम है, शोहर से नहीं करेंगे। उसको, शोहर को बोले बीवी को बुलाएं, उसके नाम का स्टाम्प निकलवाएं, उसे ही आप बयाना पकड़ाएंगे और उसी से ही बयाने का स्टाम्प करेंगे। अच्छा, बयाने में पहला काम जो है वो फर्द बयाना है। वो आपको एक फ़र्द ला के देंगे, फ़र्द बयाना। फ़र्द बयाना में आपने चेक कर लेना है कि उस बंदे का जो शनाख्ती कार्ड में या उस खातून का जो शनाख्ती कार्ड में नाम लिखा है, क्या फ़र्द पर भी वही लिखा है। अगर फ़र्द पर और शनाख्ती कार्ड पर एक नाम ना लिखा हुआ तो आपकी रजिस्ट्री के टाइम जो है इशू बन जाएगा, मसला बन जाएगा। उस बंदे से या उस खातून से आपने ये कहना है कि आप पहले रिकॉर्ड में अपना नाम दुरुस्त करवाएं। रिकॉर्ड में अपना नाम जो है वो शनाख्ती कार्ड के मुताबिक करवाएं और उसके बाद जो है हम बयाना करेंगे। दूसरी चीज़ ये है, जब फ़र्द बयाना आपके हाथ में आ जाए तो आपने नाम के साथ साथ उसका शनाख्ती कार्ड नंबर भी चेक कर लेना है। और उसके बाद आपने जो चीज़ें चेक करनी है वो ये है कि आपने वो फ़र्द लेकर पटवारी के पास जाना है और पटवारी से ये कहना है कि मैं फ़लाँ प्लाट ख़रीद रहा हूँ, फ़लाँ ज़री रकबा ख़रीद रहा हूँ, फ़लाँ मकान ख़रीद रहा हूँ। आया फ़लाँ जगह पर जो मैं प्रॉपर्टी ख़रीद रहा हूँ, ये फ़र्द भी उसी मुकाम की है। ऐसा ना हो कि आप कोई कमर्शियल जगह ख़रीद रहे हों और आपको वो फ़र्द जो है वो किसी बैक जगह की अपने रकबे की दे दें। बाद में जब कभी भी वो चाहेंगे तो आपका ये कब्ज़ा बाज़रिया थाना, बाज़रिया परे पंचायत, बाज़रिया अदालत जो है वो आपसे छुड़वा सकते हैं। क्योंकि वो कहेंगे कि रजिस्ट्री में हमने आपको ये जगह लिख के ही नहीं दी हुई, हमने तो आपको वो पीछे वाली सेल की है। तो बड़े मसले बनते हैं। आपने ये चीज़ सबसे पहले चेक करनी है कि मैं जो रकबा ख़रीद रहा हूँ, मेरी फ़र्द भी उसके मुताबिक है या किसी आगे पीछे वाले रकबे की मुझे फ़र्द बयाना जारी करवा के दी गई है। फ़र्द बयाना जब आपको मिल जाए, आप पटवारी के पास उसका रिकॉर्ड चेक कर लें, तो उसके बाद अगला मरहला है बयाने का स्टाम्प करवाना। बयाने के स्टाम्प के लिए जगह बेचने वाले का शनाख्ती कार्ड, जगह खरीदने वाले का शनाख्ती कार्ड और 2 गवाह चाहिए। एक गवाह आप अपनी तरफ से डाल लें और एक गवाह जो है वो जो जगह बेच रहा है उसकी तरफ से डाल लें। अगर बाप जगह बेच रहा है तो बेटे को गवाह डालें, बेटा बेच रहा है तो बाप को गवाह डालें।
बेवा खतून बेच रही है तो उसके बच्चों को गवाह डाल लें, बच्चे नहीं हैं तो किसी देवर को गवाह डाल लें, देवर नहीं है तो उसके किसी भाई को गवाह डाल लें। यानी कि आपने उसकी फैमिली से जो है एक गवाह जो है वो आपने ले लेना है। और दूसरी चीज़ ये है कि गवाह जो हैं वो मौका पर मौजूद हों, और जब अस्टाम की तहरीर जो है वो लिखी जाए तो उसको आपने बगौर पढ़ लेना है। यानी कि अस्टाम ऐसे ही नहीं है कि आप बस साइन कर दें, अस्टाम पे भी आपने देखना है कि बेचने वाले जिसने जो आपको रकबा बेच रहा है उसका नाम ठीक लिखा है, वल्दियत ठीक लिखी है, शनाख्ती कार्ड नंबर ठीक लिखा है, जो जगह आप खरीद रहे हैं उसका हदूद अरबा ठीक लिखा है, और उसके साथ साथ जो है जिन पैसों में आप जगह खरीद रहे हैं वही पैसे लिखे हैं, कहीं पैसे ज़्यादा तो नहीं लिख दिए गए। आप बयाना 5 लाख कर रहे हैं, कहीं बयाना 2 लाख तो नहीं लिख दिया गया। आपने वो जगह 20 लाख में उसके साथ तय की है, कहाँ कहीं वो 30 लाख रुपए वाला स्टाम्प तो नहीं कर दिया गया। तो कमी पेशी को आपने अच्छे से चेक कर लेना है, और बयाने में ही आपने उस जगह की जो लोकेशन है, प्लाट की जो लोकेशन है वो ज़रूर लिखवानी है, मकान की जो लोकेशन है उसका हदूद अरबा ज़रूर लिखवाना है। यानी कि हदूद अरबा ये है कि इस मकान की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ये कितने मरले का है, इसके फ्रंट पर गली कितनी है, इसके दाएं कोई मकान है या प्लाट है, बैक पर क्या है, और इसके बाएं क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं, जिन लोगों के अगर प्लाट है तो प्लाट लिख दें, मकान है तो मकान लिख दें, अगर कहीं पर मकान और कहीं पर प्लाट है तो वो लिख दें। हदूद अरबा जो है आपने फ़र्द बयाना में ही सबसे पहले लिख लेना है, ताकि ये चीज़ जो है बयाने के वक्त ही क्लियर हो जाए कि आप कौन सी जगह का उसके साथ मुआहदा कर रहे हैं, ख़रीदो फ़रोख्त में उसके साथ बयाना कर रहे हैं। और बयाना जो है वो आपने बाज़रिया चेक करना है या बाज़रिया ड्राफ्ट करना है। अगर कैश करना है तो वो आपने जो स्टाम्प फरोश है या वकील है उसके सामने करना है, ताकि कल कला को अगर कोई मसला बने तो वो स्टाम्प फरोश जो है वो जाकर गवाही दे सके कि ये बयाना जो है वो मेरे सामने ही किया गया। और जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके किसी बहन, भाई, वालद, बेटे, किसी भी उसके ब्लड रिलेशन वाले फ़र्द को जो है उसकी फैमिली के आपने गवाह लाज़मी डाल लेना है। अच्छा जी, बयाना होने के बाद जो है उसमें बयाने में एक टाइम लिखा जाएगा कि बाकी पैसे जो हैं वो 2 माह के बाद या 3 माह के बाद जो है आपने देने हैं। बयाना आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा करना है, और आपने मज़ीद क्या चीज़ें चेक करनी हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, थोड़ा-सा आपने बयाना कर लिया, ज़्यादा रकम बयाना ना करें, ठीक है जी? 1 लाख रुपया बयाना कर लें और उसके बाद मज़ीद अब चीज़ें जो हैं आप चेक करना शुरू करें। आपने क्या करना है, आपने ये चेक करना है कि ये बंदा मालिक कैसे बना? इसको विरासत में ये जगह मिली? अगर विरासत में ये जगह मिली तो क्या विरासती इंतकाल जो है वो ठीक हुआ? ऐसा तो नहीं है कि ये भाई रकबा बेच रहा है और इसने किसी बहन का विरासती इंतकाल में हिस्सा जो है उसका अंदराज नहीं करवाया और अपने हिस्से का ये रकबा बेच चुका है, और अब ये बहन का हिस्सा जो विरासती इंतकाल गलत करवा कर इसने अपने नाम करवाया था वो ये सेल कर रहा है। अगर ऐसी प्रॉपर्टी आपने खरीद ली तो कल कला को जो है आपका वो जो इंतकाल आपने करवाया होगा वो टूट जाएगा, और वो जगह की जो असली मालिक बहन है रकबा उसकी तरफ चला जाएगा। याद रखें, गलत विरासती इंतकाल से अगर कोई प्रॉपर्टी एक बार की बजाय 10 बार भी सेल कर दी जाए तो अदालत की तरफ जब वो सही जो शरई हकदार है वो रुजू करेगा तो अदालत वो सारे इंतकालात जो हैं वो कैंसल करके जो उस प्रॉपर्टी का असली मालिक है, वो खतून है या मर्द है, उसको दे देगी। लिहाजा अगर वो बंदा वरासती इंतकाल से मालिक बना है तो आपने
दाएं बाएं से पता कर लेना है, चेक कर लेना है कि ये कितने बहन भाई हैं, इन्होंने जो वरासती इंतकाल करवाया है वो ठीक करवाया है, सबका जो हिस्सा बनता था वही मिला है, या किसी ने अपने नाम ज्यादा करवा ली है। अगर आपको पता चल जाए कि ये ज्यादा करवाया गया है या ये चीज़ इसमें फ्रॉड किया जा रहा है, तो आपने जो थोड़ा सा बयाना दिया है और उसका ये जो फ्रॉड है उसको आप परे पंचायत में बैठकर बात करें या थाने में बैठकर बात करें, आप उससे बयाना वापस ले लें। कभी भी विरासती इंतकाल में दूसरे बहन भाई का गलती से या फ्रॉड से अपने नाम करवाया गया रकबा ना खरीदें। ऐसा रकबा जो है वो कल को आपसे छिन जाएगा और आपकी करोड़ों रुपए की जो रकम है वो डूब जाएगी और आप उनके पीछे पीछे फिरते रहेंगे। अच्छा, इससे अगली चीज जो आपने करनी है वो ये चेक करना है कि ये जगह जो है इसने खरीदी तो नहीं है। अगर इसने खरीदी है तो किससे खरीदी है, और जिससे खरीदी गई है आया उसने कोई जायद रकबा तो सेल नहीं कर दिया। जायद रकबा क्या होता है? एक बंदे का 1 एकड़ रकबा था, बाकी बहन भाइयों का साथ में रकबा पड़ा हुआ था, उसने 1 एकड़ रकबे पर प्लाट बनाए, प्लाट सेल कर दिए, गलियों के नंबर जो हैं वो 10-15 मरले बच गए। अब उसने साथ वाले प्लाट से किसी बहन या भाई के जगह पर कब्जा किया और वो 15 मरले गलियों के नंबर लेकर वो जगह बेच दी। ऐसे जो जायद बै आप रकबा खरीदेंगे, कल कला को ये भी अगर 10 बार भी सेल हुआ है, तो जब असली मालक जो है जिसका वो रकबा बनता है वो अदालत की तरफ रुजू करेगा, तो ये रकबा आपके हाथों से जाता रहेगा। यानी आपने विरासती इंतकाल में फराड से अपने नाम करवाया गया रकबा नहीं खरीदना और जायद बै वाला रकबा भी नहीं खरीदना है। तीसरी चीज तीसरी चीज ये है, बहन भाइयों का मुश्तरका खाता। अच्छा, आपने किसी इस बंदे से लेन देन किया और उसने बताया ये फ्रंट पर एक कनाल जो जगह है वो मैं आपको सेल कर रहा हूँ, आपको बेच रहा हूँ। हो सकता है उसके दूसरे बहन भाई जो है वो दूसरे शहरों में रहते हों, या रकबा गांव में हो और वो शहर में रहते हों, या वो मुल्क से बाहर हों, ओवरसीज पाकिस्तानी हों और उनको पता ही ना हो, और इस बंदे का टोटल फ्रंट में हिस्सा ही 10 मरले बनता हो या 5 मरले बनता हो, तो ये फ्रंट से आपको एक कनाल रकबा सेल कर रहा है। तो मुश्तरका खाते में जब तक आप पटवारी से चेक न कर लें, मुसावी के ज़रिए से जाकर लट्ठे के ज़रिए से आप ये चेक न कर लें कि इनकी आपस में भाइयों की, बहन भाइयों की मुश्तरका जायदाद जो है उसकी तकसीम हो चुकी है। अगर इनकी खानगी तकसीम हुई है तो उसको कितनी देर हो गई है। यानी कि अगर 2 भाई हैं और उन्होंने आपस में 15-20 साल 25 साल से खानगी तकसीम कर ली है, किसी ने 1 एकड़ आगे ले लिया, किसी ने पीछे ले लिया है, तो खानगी तकसीम जो है वो ठीक है, उसमें आप रकबा ले सकते हैं। लेकिन कोई अपने बहन भाई का मुश्तरका हिस्सा फ्रॉड से, धोखे से, जालसाजी से आपको फ्रंट से बेच देता है, आप उसकी रजिस्ट्री इंतकाल भी हदूद अरबा लिखवा के करवा लेते हैं, तो ये मसला जब अदालत में जाएगा तो आपको हरगिज़ भी फ्रंट से एक कनाल रकबा नहीं मिलेगा। मुश्तरका खाते की तकसीम ही नहीं हुई, आपको 5 मरले जो रकबा फ्रंट पे बनता है वही मिलेगा और बाकी 15 मरले जो हैं वो आपको बैक पे मिलने वाले हैं। तो आपने हरगिज़ ऐसा रकबा नहीं खरीदना जिसमें भाइयों की मुश्तरका जायदाद में तकसीम ना हुई हो और वो आपको फ्रंट से सारा रकबा बेचना चाह रहा हो, हालांकि उसका फ्रंट 5 मरले बनता हो और वो आपको एक कनाल बेच रहा हो। तो अभी तक क्या बताया आपको, विरासती इंतकाल में जायद जो गलत तरीके से विरासती इंतकाल करवा के बेचा गया रकबा जो है वो नहीं खरीदना, जायद बै वाला रकबा नहीं खरीदना, मुश्तरका तकसीम में जब तक तकसीम नहीं हुई वो वाला रकबा नहीं खरीदना। अगर खानगी तकसीम हो चुकी है तो आप वो रकबा जो है वो खरीद सकते हैं। अच्छा जी, इसके आगे चलें। एक होता है हिबा करना,
यानी कि एक शख्स जो है उसके 5 बेटे थे, उसने अपने एक बेटे को रकबा हिबा कर दिया, गिफ्ट कर दिया। अब वो बेटा जो है वो रकबा सेल करना चाह रहा है, बेचना चाह रहा है। तो ऐसा रकबा भी हरगिज़ ना खरीदें। जब वालिद वफ़ात पा जाएगा, तो बाकी के बहन भाई जब अदालत की तरफ रुजू करेंगे, तो ऐसा जो रकबा है उसका इंतकाल कैंसल हो जाएगा और शरई वारसान में वो रकबा जो है वो बराबर का तकसीम किया जाएगा। लिहाजा आपने ये भी चेक कर लेना है, ये बंदा अगर हिबा के ज़रिए से मालिक बना है, तो हिबा ठीक ठीक किया गया है। इसे उतनी ही जगह गिफ्ट की गई है जितनी इसकी बहन भाइयों का हिस्सा निकाल कर बनती थी, या ज़्यादा की गई है। अगर ज़्यादा की गई है, तो आप ऐसा रकबा जो है हरगिज़ ना खरीदें। ऐसा रकबा खरीदने पर भी आपकी रकम जो है वो डूब जाएगी और आप अदालतों के चक्कर लगा लगा के थक जाएंगे। जिस बंदे के पास एक दफ़ा सारे पैसे चले गए, फिर वो आगे आगे होगा और आप उसके पीछे पीछे होंगे। और जब तक कोई बंदा जगह सेल करता है, उसको पैसे सारे मिल नहीं जाते, आप आगे होते हैं और वो आपके पीछे होता है। तो लिहाजा इसका भी आपने एहतियात करना है। रकबा खरीदते हुए आपने इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि कहीं कोई उस रकबे पर शुफ़ा ना कर दे। याद रखें, मुश्तरका खातेदार जो है वो ज़री रकबा खरीदने में पहला हकदार होता है, यानी सबसे पहला हक उसका बनता है कि उसको वो जगह जो है वो खरीदी जाए। हाँ, अगर शहर में मकान है, कोई दुकान है, कोई प्लाज़ा है, कोई फैक्ट्री है, तो ऐसे रकबाजात खरीदने पर कोई पाबंदी नहीं है, ना ही इन पर शुफ़ा हो सकता है। शुफ़ा सिर्फ़ मुश्तरका खातेदार ज़री रकबे पे कर सकता है। कमर्शियल जगह पे, रहायशी जगह पे किसी सूरत भी जो है वो शुफ़ा नहीं हो सकता है। अच्छा जी, इसके साथ आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप जो है कोई मकान खरीदना चाह रहे हैं, तो मकान बयाना करने के बाद जो है आपने ये चीज़ चेक कर लेनी है कि ये मकान मुझे जितना बताया जा रहा है, 5 मरले इसकी फ़र्द दी गई है, तो आया ये 5 मरले जगह पूरी है और इसका बिजली का बिल जो है वो मुकम्मल अदा हुए हैं, इसके गैस के बिल मुकम्मल अदा हुए हैं, इसके पानी के बिल मुकम्मल अदा हुए हैं, इसका टैक्स जो है वो मुकम्मल अदा हुआ है। ये मकान में कोई दूसरा बहन भाई जो है वो हिस्सेदार तो नहीं है कि ये जालसाज़ी से कोई गलियों वगैरह के नंबर डाल के उसका हिस्सा भी जो है वो मुझे बेचना चाह रहा हो। अच्छा, इसके साथ अगर कोई कमर्शियल दुकान है और दुकान जो है वो अस्टाम वाली है, तो आपने चेक कर लेना है कि ऐसा तो नहीं है कहीं ये 2 भाई हों और एक भाई जो है उसके पास स्टाम्प पड़ा हो और वो दूसरे बहन भाइयों का हक भी जो है वो आपको लिख कर दे दे। क्योंकि जहाँ पर फ़र्द निकलनी है वहाँ पर तो जाकर आपने पटवारी के पास रिकॉर्ड चेक करना है। लेकिन जो रकबा लाल लकीर में है, जो अ, रकबा जो है स्टाम्प पे है, उसका आप पटवारी के पास जाकर चेक नहीं कर सकते। वो आप स्टाम्प से ही देखकर चेक करेंगे। तो उसे आपने कहना है, यानी जो आपके अब्बू का स्टाम्प था वो लाएँ। यानी एक बंदा अपने नाम से आपके पास स्टाम्प लेकर आ रहा है, तो उसे कहना है अपने वालिद के नाम का स्टाम्प लाए। उसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी और जो दीगर अगर उसका कोई बहन-भाई हुआ, तो उसका भी ज़िक्र आ जाएगा, तो आप उनसे भी मिल सकते हैं और पूछ सकते हैं कि भई मैं ये प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, आपके साथ आपके जो चचाज़ाद भाई हैं उनके मामलात क्लियर हैं। और ये स्टाम्प पे रकबा आपने खरीदना है और कोई ऐसी दुकानें भी होंगी जिसका रजिस्ट्री तो होगी लेकिन इंतकाल नहीं होगा, तो उसका रिकॉर्ड भी आप पटवारी के पास जाकर चेक कर सकते हैं। पटवारी से जाकर तसल्ली कर लें कि मैं जो दुकान खरीद रहा हूँ, इसका कोई तनाज़ा तो नहीं है, इस दुकान पर कोई कर्ज़ तो नहीं लिया गया, इस दुकान पर कोई झगड़ा तो नहीं चल रहा।
किसी बहन या भाई का हक दबाया तो नहीं गया है, ये कहीं एक दादा की जायदाद में से एक बेटे की औलाद ने दुकान पर कब्जा तो नहीं किया हुआ, दूसरे कमजोर हों और उनको महरूम कर दिया गया हो, किसी बहू का हिस्सा, बेवा खतून का हिस्सा तो नहीं इस दुकान में जो मारा जा रहा हो, किसी यतीम बच्चों का हिस्सा तो नहीं दबाया जा रहा। ये सारी चीज़ें जो है आपने दुकान में चेक कर लेनी है। और दुकान अगर वो आपको बता रहे हैं एक मरला है, तो आपने उसकी पैमाइश लाजमी करनी है कि ये एक मरला पूरी है या कम है। ये चीज़ आपने दुकान की पैमाइश करते हुए जो है चेक कर लेनी है। इसी तरह से देहातों में भी शाम लाट जगह होती हैं। शाम लाट जो जगह है उसकी रजिस्ट्री कोई नहीं होती, उसका स्टाम ही होता है और कब्जा ही उसकी जो है वो मालकी होती है। तो शामलाट जगह जो है उसका आपने जब खरीदनी है तो जितने बहन भाई हैं उनसे स्टाम करवाना है, और स्टाम में आपने जब भी ऐसा मकान खरीदना है जो शामलाट हो तो उसमें लिख लेना है 4 दीवारी है, इतने कमरे हैं, मोटर लगी हुई है, गैस का कनेक्शन लगा हुआ है, इसके अलावा अगर कोई छत वाला पंखा बीच में आ रहा है, जो कुछ भी है उसका भी आपने अच्छे तरीके से जिक्र कर लेना है। अगर आप ज़री रकबा खरीद रहे हैं, आप कोशिश करें कि अपनी तहसील में खरीदें ताकि आप वहां पर आ जा सकें। ज़री रकबा खरीदते हुए जहां आपने उसके कागजात वगैरह चेक करने हैं, वहाँ पर मुश्तरका खातेदार से ये पूछ लेना है, भाई अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो मैं नहीं ख़रीदता, ताकि कोई शुबहा वगैरह ना हो जाए। ये भी देख लेना है कि कोई वहाँ पर जो रकबा आप ख़रीद रहे हैं उसके ऊपर से तारें वगैरह तो नहीं गुज़र रही। ये भी देखना है कि जहाँ आप रकबा ख़रीद रहे हैं वहाँ करीब कोई सड़क भी है या नहीं है। कोशिश करें कि जो आप रकबा ख़रीदें उसको कोई रोड लगता हो, शहरी रोड नहीं तो कम अज़ कम देहाती रोड कोई ना कोई लगता हो। ये चीज़ें भी आपने ज़री रकबा ख़रीदते हुए चेक कर लेनी है। अच्छा जी, जो बयाना आप दें वो गवाहों के सामने दें, बाज़रिया चेक दें, बाज़रिया ड्राफ्ट दें, ताकि आपकी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हों, बाद में कोई मसला ना बने। बयाना हो गया, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि मकान अगर है तो उसकी क्या चीज़ें चेक करनी है, दुकान है तो क्या चीज़ें चेक करनी है, ज़री रकबा है तो क्या मामला चेक करने हैं। अच्छा, ज़री में आप ये भी चेक चेक कर लें कि इसको नहरी पानी वगैरह है, इसका कोई खूह का हाता वगैरह भी है। बहुत से ज़री रकबा जात हैं, खूह है जिनके साथ शामलाट रकबा भी लगता है, वो भी आपने साथ ही लेना है। खूह वगैरह जो है वो आपने शामलाट रकबे पर अक्सर बने होते हैं, खूहों के हाथे होते हैं, वो भी आपने साथ में ही लेने हैं। अच्छा जी, अब जब आपने बयाना कर लिया और दुकान, मकान, प्लाट इसकी ये चीज़ें चेक कर ली तो अगली चीज़ है बकाया पेमेंट। यहाँ पर आपने अगर टाइम से पहले जो है वो कोई पेमेंट देनी है, बिलफर्ज कि आपका किसी के साथ 1 करोड़ रुपए का सौदा हो गया कि ये प्रॉपर्टी है और मैं आपको इतने में ये सेल कर रहा हूँ, आपने उसको 20 लाख रुपया दे दिया, बाकी 80 लाख रुपए का आपका 6 माह का टाइम था। अब अगर उस टाइम से पहले अगर वो आपसे कोई पैसे लेने आ जाता है तो आपने उसको वो पैसे नहीं देने। अगर देने हैं तो वो भी आप बाज़रिया चेक दें और उसी स्टाम्प की बैक साइड पे ये तहरीर लिखे नोट देकर, और जो चेक देना है वो भी स्टाम्प फरोश के सामने जाकर, वकील के सामने जाकर दें, ताकि वो वकील की गवाही भी डल जाए। और उसके साथ जो है आप जब उसके नाम का चेक बनाएंगे, नाम का ड्राफ्ट बनाएंगे, तो उधर बैंक में भी उसका रिकॉर्ड जो है वो मौजूद होगा। और अक्सर ओवरसीज पाकिस्तानी ये गलती करते हैं कि वो बाहर से पैसे भेजते हैं, 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, और रकबा जब खरीदते हैं तो सारे पैसे कैश की सूरत में दे देते हैं। तो कैश की सूरत में रकम ना दें। अगर कैश की सूरत में आप रकम दे रहे हैं
तो उसकी वीडियो बनाएं और वो रकम भी वकील के सामने दें, स्टाम्प फरोश के सामने दें, ताकि गवाही जो है वो कल को दे सकें अगर वो कल को कोई मसला पैदा करते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप जो पैसे हैं वो चेक के ज़रिए या ड्राफ्ट के ज़रिए दें, ताकि सारा मामला जो है वैसे ही क्लियर हो जाए। अच्छा, इसमें एक ये भी है कि जब आपने बयाने का स्टाम्प करना है तो उसी बंदे से कहना है कि वो पंजाब बैंक में जाए और अपने नाम का स्टाम्प लेकर आए। जब वो अपने नाम का पंजाब बैंक में जाकर स्टाम्प लेकर आएगा तो बैंक में कैमरे लगे होते हैं, उसकी वीडियो भी बन जाएगी, ठीक है ना, ये भी प्रूफ होगा। अब जब आप फर्दे बयाना पर बयाना नहीं करते और बयाने का स्टाम्प नहीं लिखते, आप मुंह ज़बानी किसी को बयाना दे देते हैं और कहा जाता है जी तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है, तो आप बयाना देते हुए ऐसे कर रहे हैं, तो हम तो आपको इतनी महंगी प्रॉपर्टी आपको सेल कर दी है, तो बातों में आपने नहीं आना। जो बयाना है वो फर्दे बयाना पे लिखना है, ताकि अगर वो बंदा कोई धोखा करे, कोई फ्रॉड करे, कोई ठगी लगाए, तो आप अदालत में जाकर प्रूफ दिखा सकें कि ये मेरे पास स्टाम्प है जो, और ये फर्दे बयाना है जो इसने बयाने के वक्त मुझे ला कर दी थी। तो फर्दे बयाना पर ही आप दुकान, मकान, प्लाट का बयाना करें। अच्छा जी, तो अगर उस टाइम से पहले आप उसको पैसे देते हैं तो उसका आपने उसी स्टाम्प पे दर्ज करना है। अच्छा, ये चीज हो गई। अब टाइम जो है वो रजिस्ट्री का आ जाता है। यहाँ पर एक बड़ी गलती जो है वो अक्सर खरीदार करते हैं और जिसकी वजह से हमेशा नुकसान उठाते हैं। अब ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे शिकायत बहुत ज्यादा मसूल हुई हैं। करते ये है जी, वो कहते हैं जी हमारा जरी रकबा है, ये 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, हम सेल करना चाह रहे हैं। अपने इलाके का ही कोई बंदा ओवरसीज पकड़ा, उसे कहा भाई आप हमें पैसे दे दें, हम आपको रजिस्ट्री करवा देते हैं, लेकिन आपने किसी को बताना नहीं है। अच्छा, बताना नहीं है तो बाद में किसी दूसरे अजीज से ही शुफा करवा दिया। अच्छा, शुफा नहीं करवाया तो पता चला कि वो तो इतने सालों से फलां बंदे ने, रिश्तेदार ने कब्जा किया हुआ है। अच्छा, अगर कब्जा नहीं किया हुआ तो बाद में पता चलता है वो जमीन तो इन्होंने 10 साल के लिए ठेके पर दी हुई है और 10 साल का ठेका भी एडवांस लिया हुआ है, उसका स्टाम्प करके दिया हुआ है। तो आपने ये चीजें चेक करनी है जरी रकबा खरीदते हुए कि कहीं इसने किसी को स्टाम्प करके कई सालों के लिए वो रकबा जो है वो ठेके पर तो नहीं दिया हुआ। ठीक हो गया जी। और कहीं ये मामला शुफे वाला तो नहीं हो जाएगा। अक्सर लोग हैं, उन्होंने रकबे खरीदे, बाद में अदालतों में शुफे हो गए और वो जलीलो ख्वार हुए, और जब उन्होंने वो रकबा खरीदा था तब 1 लाख रुपए में बिलफर्ज जो है आ, सीमट का 100 तोड़ा आता था। मिसाल दे रहा हूँ, यानी एक बंदे ने आज से 5 साल पहले रकबा खरीदा, तब का शुफा हो गया, केस अदालत में है, तो तब 1 लाख रुपए का अगर सीमट के 250 तोड़े आते थे तो अब 100 आ रहा है। पैसे की वैल्यू जो है वो कम हो गई, लेकिन उसे जितने में उसने खरीदा है, शुफे में ये चीज होती है कि जितने में आपने वो रकबा खरीदा होता है आपको उतने ही पैसे जो है मिलते हैं, ज्यादा पैसे नहीं मिलते। तो ये चीज आपने चेक कर लेनी है। अच्छा, इसमें अहम चीज ये है कि आपने पैसे सारे अदा करने से पहले उसे कहना है कि मकान की सारी चीजें, इसका बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, टैक्स क्लियर करके सामान निकाल के कब्जा मुझे दे दो। दुकान अगर आपने किसी को दी हुई है, दुकान को खाली करवाएं, वो मेरे साथ नया एग्रीमेंट करे, मैं उसको एग्रीमेंट करके किराए पे बिठाऊंगा। जारी रकबा अगर आपने किसी को दिया हुआ है, उसके साथ अपना लेन देन क्लियर करें, अपना ठेका क्लियर करें। अगर वो ठेके पर लेना चाहता है, वही बंदा लेना चाहता है, उसको दें या किसी और को दें या ना दें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन उसे क्लियर करें, एक बार मुझे कब्जा दें। और जरी रकबे का कब्जा लेकर कम अज कम कोशिश करें कि साल 2 साल गिरदावरियां जो हैं वो अपने नाम पर करवाएं, ताकि जो है ये गिरदावरी मामला मामला भी जो है वो क्लियर हो जाए और गिरदावरियां जो है वो आपके नाम रहे। अच्छा, इसमें वो ठेके वाला इशू निकल आता है, शुफे वाला इशू निकल आता है, अपने ही किसी बहन भाई के कब्जे का इशू निकल आता है। बहन ने रकबा बेचा, भाई ने कब्जा किया हुआ है, वो कहता है वो पीछे से दूंगा।
नहीं तो चली जाओ अदालत। अब बंदा कहता है पैसे असली दिए हैं, अदालत में जाके 10 साल जलील होता रहूंगा। तो ये चीज भी आपने चेक कर लेनी है कि जो रकबा आप खरीद रहे हैं, बहन बेच रही है, भाई ने कब्जा तो नहीं किया हुआ, इस जगह पर शुफा तो नहीं हो जाएगा, इस जगह पर जो है ठेका ठेके पर तो नहीं इसको दिया गया। ये चीजें आपने सारे पैसे अदा करने से पहले करनी है। और आपने दुकान का कब्जा रजिस्ट्री से पहले लेना है, मकान का कब्जा रजिस्ट्री से पहले लेना है, जरी रकबे का कब्जा जो है वो रजिस्ट्री से पहले लेना है। अगर कोई किराएदार है, कोई ठेकेदार है, तो आपने उससे अपने नाम का स्टाम्प करना है, अपने नाम का मुआयदा करना है, भाई ये रकबा, भाई ये चीज मैं खरीद रहा हूं, अब तुम थोड़ी देर ठहरो, मैं तुम्हें जो है स्टाम्प करके दूंगा, क्योंकि अब इसका मालिक मैं बनने वाला हूं। तो ये सारी चीजें आपने क्लियर करनी है, और कब्जा जो है वो हर सूरत आपने पहले ले लेना है। अच्छा जी, आपके पैसे रेडी हो गए, पैसे तैयार हैं, रजिस्ट्री का टाइम आ गया। अब उसे आप कहेंगे कि मुझे फर्द बै ला कर दो, यानी कि आप ये जगह बेच रहे हो, फर्द बै ला के दो। फर्द बै आएगी, उसको आपने फिर क्लियर करना है, और उसको चेक कर लेना है कि फर्द बयाना और फर्द मलकियत, फर्द बै जो है वो सेम सेम है, उसमें कोई फ़र्क तो नहीं है। ऐसा ना हो बयाना करते वक्त और फ़र्द का इस्तेमाल किया गया हो, और आपको बै की फ़र्द जो है वो कोई और लाकर दे दी जाए। ये चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। तो फ़र्द बै को लेकर आपने किसी अस्टाम फरोश के पास चले जाना है, वो आपको बताएगा कि इस पर कितना खर्चा आने वाला है। आप एक स्टाम्प फरोश के पास जाएं, फिर दूसरे, फिर तीसरे, 4-5 स्टाम्प फरोशों के पास जाएं, ताकि आपको ज़रा बात क्लियर हो जाए। और उसे कहना कि मुझे लिख के दे कितना खर्चा जो है इसका आएगा, कितने टैक्स होंगे, आप इसकी कितनी फ़ीस लोगे। ये सारी चीज़ें उससे पहले तय कर लेनी है। और उसे ये भी कहना है कि रजिस्ट्री के साथ जो है इंतकाल भी आपने करवा के देना है। अच्छा जी, अब रजिस्ट्री लिखने का टाइम जो है वो आ जाएगा। तो रजिस्ट्री लिखने के लिए आपने बेचने वाले का नाम चेक करना है, वल्दियत चेक करनी है, शनाख्ती कार्ड चेक करना है। उसके बाद अगली चीज आपने चेक करना है, जितने मरले खरीद रहे हैं रजिस्ट्री उतने मरले की तैयार हो रही है, फर्द उतने मरले ही है, पैसे ठीक लिखे हुए हैं जितने में आपने ये खरीदी है जगह। आप ये भी कर सकते हैं, एक जगह आपने 1 लाख रुपए की खरीदी है मिसाल के तौर पे, लेकिन उसका शेड्यूल रेट जो है, शेड्यूल रेट क्या होता है, ये सरकारी तौर पर हर जगह का एक रेट जो है वो मुकर्रर किया जाता है, और उसके मुताबिक जो है उसकी रजिस्ट्री कराने पर टैक्स लगते हैं। इससे कम आप नहीं करवा सकते। ये इतना रेट इसका सरकारी तौर पे मुकर्रर हो गया है, तो उसके मुताबिक आपको इसके टैक्स अदा करने होंगे। आप फुल पेमेंट का स्टाम्प करवा के, फुल पेमेंट का स्टाम्प से मुराद जो है, आपने एक रकबा 2 करोड़ रुपए में खरीदा, लेकिन स्टूर रेट में वो 50 लाख का बन रहा है, तो मसला नहीं है। आप फुल पेमेंट 2 करोड़ रुपए का स्टाम्प करवा लें, और 50 लाख में रजिस्ट्री करवा लें, दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इतना मसला नहीं है। अगर जरी रकबा है, आप खरीद रहे हैं, तो वहाँ कोशिश करें, अगर आपने 50 लाख का खरीदा है तो 70 लाख लिखवा लें, ठीक है जी, ताकि अगर कोई शुफा करे तो उसे पता हो कि ये 70 लाख रुपए का ये बता रहे हैं। तो बहरहाल इसमें आपने ये करना है कि हदूद अरबा भी लिखवाना है, और ये भी लिखवानी है चीज़, यानी कि ये रकबा खरीदा गया 50 लाख में, निसफ जिसके 25 लाख होते हैं। और ये भी लिखवाना है कि ये बंदा जब ये जगह बेच रहा है तो ये अपने होशो हवास में है, कोई बीमार नहीं है, कोई पागल नहीं है, कोई ज़बरदस्ती रजिस्ट्री नहीं करवाई जा रही। ये चीज़ें आपने बीच में इसमें ऐड करवाना है भारत में। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो कल को मसला बन सकता है, वो कह सकता है जी ज़बरदस्ती मुझसे ये मेरे बेटे को गवाह किया गया, बेटी को गवाह किया गया, या मुझे डराया गया, या मुझे धमकाया गया, मुझसे ये रजिस्ट्री करवा ली गई। तो आपने ये लिखवाना है, वो लिख के दे के अपने होशो हवास में अपनी मर्जी से ये जगह बेच रहा हूँ। और उसमें ये भी लिखवाना है, ये जगह हर किस्म के तनाज़ा से पाक है, इस पर मैंने कोई कर्ज नहीं लिया हुआ, ये ज़मीन किसी को ठेके पर नहीं दी हुई,
ये ज़मीन गलत तरीके से विरासती इंतकाल करवा के बहन भाइयों का हिस्सा नहीं सेल किया जा रहा। ये चीज़ें आपने बीच में ऐड करवा लेनी है कि ये जगह हर किस्म के तनाज़ा से पाक है, इसमें किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं किया गया, और अगर मैं कोई फ्रॉड करूँगा तो ये शख्स जो है, ये मेरे खिलाफ जिसको मैं बेच रहा हूँ कानूनी चाराजोई करने का इख्तियार रखता है। तो रजिस्ट्री में आपने ये चीज़ें जो है वो उनका अंदराज करवा लेना है। आपने इबारत को अच्छे तरीके से पढ़ना है, फिर गवाहों के नाम पढ़ने हैं, उनकी बल्दियत पढ़नी है, उनके शनाख्ती कार्ड पढ़ने हैं, गवाह आपके पास मौजूद हों। अब कब्ज़ा आपने पहले लेना है, मैंने पहले बता दिया है। कब्ज़ा आपने पहले ले लिया हुआ है, अब पैसे रेडी हैं, पैसे उसे कहें भई ठीक है, पैसे रेडी हैं, चेक की सूरत में रेडी हैं, आपको तहसीलदार के कमरे में जो है ये चेक दे दिया जाएगा। उधर आप बयान देंगे, तीसरा बंदा उधर ही लेकर ये खड़ा होगा, वो जैसे ही आप बयान देंगे आपको ये जो है वो दे देंगे। ऐसा 50 बार मेरे इल्म में आया कि बंदों ने सारे पैसे अदा कर दिए हैं, फुल पेमेंट अदा हो गई है। अब वो कहते हैं ये रजिस्ट्री करके दें, तो अगला बंदा कहता है जी ठीक है कर देंगे। तो आगे जो है वो जा रहा है, जिसने पैसे ले लिए हैं, और पीछे-पीछे जिन्होंने पैसे अदा किए हैं वो ज़लील हो रहे हैं। अच्छा ये भी है, अगर आप दोस्त से रकबा खरीदता है, भाई से रकबा खरीदता है, तो अक्सर स्टाम्प नहीं किया जाता। बाद में वो रकबा महँगा हो जाता है, भाई मुकर जाता है, दोस्त मुकर जाता है, वो कहता है जी मैंने तो सेल ही नहीं किया, मैंने तो तुमसे पैसे उधार लिए हुए हैं। फिर बंदे को ज़हनी अज़ियत होती है। तो भाई से रकबा खरीदें, बहन से खरीदें, दोस्त से खरीदें, रिश्तेदार से खरीदें या किसी जानने वाले से खरीदें, आपने हर सूरत जो है उसका फ़र्द बयाना स्टाम्प ज़रूर करना है, फुल पेमेंट वाला स्टाम्प ज़रूर करना है। फुल पेमेंट आपने तहसीलदार के सामने अदा करनी है। अगर आपने उसे सारी पेमेंट अदा कर दी, तो वो कहेगा बस ठीक है पैसे मुझे आ गए हैं, वो आपको ज़लील करता रहेगा। बाद में अदालतों के चक्कर लगाएँगे, साल-हा-साल जो हैं वो लग जाएँगे। तो बेहतर नहीं है कि पहले ही एहतियात किया जाए और इन चीज़ों से बचा जाए, जिनसे ये नुकसानात होते हैं। कब्ज़ा आपने पहले लेना है, फुल पेमेंट तहसीलदार के सामने अदा करनी है। अच्छा जी, अब रजिस्ट्री तैयार हो गई, उसके साइन हो गए, आपके साइन हो गए, गवाहों के साइन हो गए। अब रजिस जो अ, वकील है या स्टाम्प फ़रोश है, वो आपको तहसीलदार के पास ले जाएगा। तहसीलदार के रूबरू आपसे पूछा जाएगा कि आपने कब्ज़ा ले लिया है? ये पूछा जाता है। तो वहाँ आप कहेंगे जी ले लिया है। अगर आपने कब्ज़ा नहीं लिया हुआ, वो आपसे कहते हैं फसल उठा के दे देंगे, ये किराएदार है, ये 2 महीने को चले जाएँगे, दे देंगे। ये बंदा है, ये पक्का बैठा हुआ है, हमारा जानने वाला है, ये इसका 6 माह का हमारा एग्रीमेंट रह गया है, 6 माह के बाद आपको कब्ज़ा दे देंगे। तो इन तमाम सूरतों में आप नुकसान उठाएँगे। तहसीलदार के सामने आप झूठ बोलेंगे, फिर आप लगाएँ अदालतों के चक्कर, थाने में जाएँ, एसी के पास जाएँ, डीसी के पास जाएँ, वकीलों के खर्चे बर्दाश्त करें, ठीक है जी, परे पंचायत में ज़लील हों, ज़हनी टेंशन लें, दवाइयाँ खाएँ, सारी ज़िंदगी की जमा पूँजी जो है वो लुटा के बैठे रहें। बहुत से लोगों के पास रजिस्ट्रियाँ हैं, अगला बंदा जो है वो डाढ़ा है, वो कब्ज़ा नहीं दे रहा, ज़लील हो रहे हैं कई सालों से, इसलिए कब्ज़ा पहले लेना है। अच्छा जी, वहाँ जब आपसे पूछा जाएगा अगर कब्ज़ा लिया है तो बताएँ, लिया है, नहीं लिया तो फिर ठहर जाएँ, पहले कब्ज़ा लें और उसके बाद जो है बयान करवाएँ। और बेचने वाले से पूछा जाएगा तुमने पैसे ले लिए हैं? अगर बेचने वाले ने पैसे ले लिए हैं, तो वो बोले ले लिए हैं, अगर कुछ बाकी हैं तो बोल दे भई बाकी हैं अभी नहीं लिए, ताकि रजिस्ट्री ना हो। क्योंकि जब रजिस्ट्री हो गई तो जो पैसे बाकी हैं अब आप आगे-आगे हैं, जिसने रजिस्ट्री करवा ली है, वो आगे-आगे है और आप उसके पीछे-पीछे हैं। तो ये चीज़ों का भी आपने रजिस्ट्री करवाते हुए ख़्याल रखना है। ठीक हो गया जी, कब्ज़ा पहले लेना है और पैसे जो है वो अ, तहसीलदार के सामने अदा करने हैं। अच्छा जी, अब आपने वो प्रॉपर्टी जो है वो अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली और रजिस्ट्री के बाद जो है अगला अमल जो है वो इंतकाल करवाना है। देखिए रजिस्ट्री इस बात का सबूत तो है कि ये जगह जो है वो आपके नाम हो गई है, आप इसके मालिक बन गए हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन हो गई ना रजिस्ट्री ब्रांच में जाकर। अब उस रजिस्ट्री की 3 कापियाँ जो हैं, एक कापी जो है वो पटवारी के पास रहती है, एक रजिस्ट्री ब्रांच में रहती है, एक ज़िले के मुहाफ़िज़ खाने में चली जाती है। अच्छा, रजिस्ट्री चीज़ का प्रूफ़ है कि आप उस जगह के मालिक हैं, लेकिन जब तक इंतकाल नहीं हो जाता, उस बंदे से आपके नाम जगह जो है वो मुंतकिल नहीं होगी। अब ऐसा बहुत बार हुआ है,
एक बंदे ने रजिस्ट्री करवा ली, इंतकाल नहीं करवाया, 5 साल गुजर गए, वो बंदा वफात पा गया, उसके बेटों ने दोबारा फर्द निकलवाई और जगह आगे सेल कर दी। तो जब तक इंतकाल नहीं होगा वो जगह उससे आपके नाम ट्रांसफर नहीं होगी। रजिस्ट्री करवाने के बाद हर महीने के एंड पर इंतकालात होते हैं, आपने उसका इंतकाल जो है वो लाजमी करवाना है। और बाज़ दफ़ा इंतकाल नंबर लगाकर आपको दे दिया जाता है, और कई दफ़ा इंतकाल नंबर लगे हैं रजिस्ट्री में लेकिन इंतकाल नहीं हुआ, नंबर लग गया है, बाद में वो नंबर किसी और को अलाट कर देते हैं। तो इस फ्रॉड से भी आपने बचना है। अब आपने क्या करना है, आपने रजिस्ट्री के बाद जो है रजिस्ट्री की कॉपी लेकर आपने पटवारी के पास चले जाना है, उसको कहना है कि भाई इंतकाल करें। अगर आपने स्टाम्प फरोश से बात की हुई है, वकील से की हुई है, 1000-2000 रुपया उसका देना है, उसे कहना है भाई वो आपको इंतकाल करवा के दे। 30 दिन से ऊपर हो गए हैं तो समझे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हो सकता है कि आपने अच्छे से चेक ना किया हो, जायद बै आपको जगह सेल कर दी गई हो सकता है इस जगह पर कोई स्टे आया हो, जब फर्द निकलवाई थी तब स्टे नहीं था, अगले दिन इस जगह पर कोई स्टे लग गया है। तो अगर स्टे लग जाएगा तो स्टे वाली जगह जो है उसका इंतकाल नहीं होगा जब तक अदालत में मामला क्लियर ना हो। ठीक हो गया जी। इंतकाल आपने उस जगह का लाजमी करवाना है। 30 दिन से ऊपर हो जाए तो आपने पीछे चढ़ जाना है, जाके चेक करना है क्या मामला है। आपने इंतकाल की कॉपी ले लेनी है, इंतकाल की कॉपी नहीं मिल रही तो इंतकाल की तस्वीर ले लेनी है। अगर इंतकाल कंप्यूटराइज है तो कंप्यूटराइज तस्वीर ले लेनी है। कंप्यूटराइज इंतकाल की जो है तस्वीर लेने के बाद आपने अगला काम क्या करना है, आपने फर्द बराए रिकॉर्ड निकलवानी है। फर्द बराए रिकॉर्ड निकलवाने से मजीद क्लियर हो जाएगा कि ये जगह आपके नाम हो चुकी है, आप इसके मालिक बन चुके हैं, अब इसके काबज आप हैं, अब इसके मालिक आप हैं। तो अब आपको अगला काम क्या करना है, अगला काम ये करना है कि जो रजिस्ट्री के बाद गिरदावरियां जो हैं वो आपने अपने नाम करवानी है। ठीक है जी। दूसरी चीज यह क्या करनी है, अगर बिजली का मीटर उस बंदे के नाम है तो आपने अपने नाम करवाना है मकान में। अगर गैस का मीटर उसके नाम था तो आपने अपने नाम करवाना है। अगर बिजली का कनेक्शन पहले मालिक के नाम था तो वो आपने अपने नाम मुंतकल करवाना है। अगर टैक्स पहले उसके नाम पर आ रहे थे तो आइंदा टैक्स जो है वो रजिस्ट्री की कॉपी लेकर जो महकमा एक्साइज है वहां पर जाएं और अपने नाम की जो टैक्स रसीद है वो बनवाएं, और टैक्स आपने अपने नाम के अदा करने हैं। तो टोटल जो उस मकान पर कनेक्शन है या दुकान पर कनेक्शन है वो सारे आपने अपने नाम पे करवा लेने हैं। जरी रकबा है तो गिरदावरिया वगैरह जो हैं उनको आपने अपने नाम करवा लेना है। तो ये जब ये चीजें हो जाएं, अब बंदा जो है वो मुल्क से बाहर होता है, मकान खरीदा है तो वो चाहता है किसी को किराए पर दे दूं, दुकान है तो किराए पर दे दूं, जरी रकबा है तो ठेके पर दे दूं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, किराए पर दे रहे हैं तो किराया नामा लिखना है, और किराए नामे की कॉपी आपने उसका अंदराज थाने में करवाना है। अगर आप दुकान किराए पर दे रहे हैं तो उसका मुआयदा साल का करना है, साथ में लिखना है कि साल के बाद इतना किराया बढ़ेगा, और उसे में ये चीज लाजमी लिख लें कि मैं जब चाहूंगा अपनी जरूरत के लिए, जब चाहूंगा 1 महीने के नोटिस पर आपसे ये मकान जो है खाली करवा सकता हूं, आपसे ये दुकान जो है वो खाली करवा सकता हूं। और अगर मैं इसको किसी दूसरे को देना चाहूंगा तो वो साल के बाद दूंगा, और साल के बाद जो है आप उसके साथ नया स्टाम्प करें। और अगर आप ठेके पर देना चाह रहे हैं, आपका जो बाग है, जो जरी रकबा है, तो उसका भी आपने स्टाम्प कर लेना है, उसके गवाह मुकर्रर कर लेने हैं। और आपने कोशिश करना है मकान किराए पर देते हुए, दुकान किराए पर देते हुए, रकबा ठेके पर देते हुए उन लोगों का बैकग्राउंड रिकॉर्ड चेक कर लेना है, कोई क्रिमिनल तो नहीं है, कोई कब्जा माफिया तो नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं और वो कहते हैं कि भाई हम जो है मकान किराए पर दिया है तो अब वो खाली नहीं कर रहे, दुकान किराए पर दी है तो वो किराया भी नहीं देते और खाली भी नहीं कर रहे। तो जारी रकबा दिया था ठेके पर, तो ना ठेका दिया है, 2-4 माह दिया है, अब ना ठेका देते हैं ना जगह छोड़ते हैं, तो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। तो आपने जिस बंदे को रकबा ठेके पर देना है, दुकान या मकान किराए पर देनी है, तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो चेक कर लेना है। अच्छा, ये भी आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि खाली स्टाम्प से रजिस्ट्री वाली जगह उसका बंदा मालिक नहीं बनता।
सियालकोट से एक खातून ने कॉल करके बताया कि मैंने जो है एक जगह खरीदी, उन्होंने मुझे स्टाम्प करके दे दिया, मैंने उस पर मकान बना लिया। मकान बनने के बाद उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। 14 साल हो गए अदालतों के चक्कर लगा रही हूँ, सारे पैसे अदा किए हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा। तो आपने ये भी चेक करना है, अगर जगह रजिस्ट्री वाली है तो उसका रजिस्ट्री इंतकाल क्लियर करवाना है, अगर खाली रजिस्ट्री वाली है तो उसकी रजिस्ट्री करवानी है, अगर जगह स्टाम्प वाली है तो उसका स्टाम्प जो है वो करवाना है। ठीक है ना जी? तो जैसी जगह है, जैसी जगह की नवीयत है, उस हिसाब से उसके जो भी तकाज़े हैं, वो आपने पूरे कर लेने हैं। तो ये एक छोटी-सा सी कावज़ थी, इसमें मैंने आपको ये पैगाम देने की कोशिश की कि आप अगर कोई रकबा खरीद रहे हैं, तो इन बातों पे अगर आप अमल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला मैं जहाँ तक समझता हूँ, कोशिश तो मैंने पूरी की है कि बुनियादी चीज़ें जो हैं, आपको बता दूँ। अल्लाह खैर करेगा, मज़ीद भी अगर आप कोई प्रॉपर्टी के बारे में मशवरा लेना चाहें तो आप मेरे नंबर 0306 15 12 144 पर व्हाट्सएप पे आप राब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।